Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we are starting an important and highly examinable topic: irrecoverable debt and allowances for receivables. Now before we going to discussion and general entries, I want you to think like a businessman, not a student. आपने एक कारोबारी बंदा होकर सोचना है, स्टूडेंट बन के नहीं सोचना। एक कारोबारी बंदा होकर सोचना है, स्टूडेंट बन के नहीं सोचना। ठीक है, तो लेट्स से इमेजिन कि आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, आपने सेल्स की हैं 1 लाख रुपए की उधार पर। साल का एंड आता है, कुछ लोग पैसे दे देते हैं, सम पेड, और कुछ लोगों ने नहीं पैसे दिए अभी तक, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाग गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी देने हैं, सर वो दे देंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाग गए, इन्होंने आपको पैसे देने नहीं है। तो क्या अब हम ईयर एंड पे, हमारे ईयर एंड पे, क्या हम अभी भी रिसीवेबल हमारे 1 लाख रुपए के दिखाएं? सर नहीं सर, ये गलत होगा। ये हमारे शेयर होल्डर को, हमारे स्टेक होल्डर को धोखा होगा देना कि सर हमारे अभी भी 1 लाख रुपए आने वाले हैं। हालांकि आपको पता है कि कुछ लोगों ने आपको पैसे दे दिए, कुछ ने नहीं दिए, बट अभी भी आप उसको 1 लाख रुपए ही लिख के बैठे हो, और कुछ लोग तो भाग ही गए। कैन यू ब्लाइंडली एज्यूम दैट यू विल रिसीव द फुल ऑफ 1 लाख? ऑफ कोर्स नॉट। एंड इफ यू स्टिल हैव टू शो देम एज अ रिसीवेबल इन योर अकाउंट्स, व्हाट विल हैपन? आवर प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड। देखो, जब आपको एक चीज मिलनी थी, आपको नहीं मिली, बिजनेस को नहीं मिली, तो वो आपका खर्चा हो गया एक किस्म का। आपको पैसे आने थे, आपको पैसे नहीं आए, आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस बुक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी पीएनएल में जाके लॉस बुक करवाना है। और अगर हम लॉस बुक नहीं करते, हम उसको 1 लाख का 1 लाख ही दिखाते हैं, तो सर क्या होगा? सर आपकी 1 लाख रुपए के प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएंगे। आपके प्रॉफिट्स ओवरस्टेट शो हो रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा शो हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो आपके होने चाहिए थे। रियल में आपको इतने पैसे नहीं मिलने जितने आपने अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर नहीं मिलने तो हमें उनको लॉस बुक करना चाहिए था और प्रॉफिट्स कम करने चाहिए थे, लेकिन हमने बुक नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट है और हमारे एसेट्स भी ओवरस्टेट है, यानी कि रिसीवेबल्स, जो हमारे, हमने रिसीवेबल भी बढ़ा के लिखे हुए हैं जो हमें नहीं मिलने वाले। ठीक है जी, तो ये खुल्लम खुला खिलाफवर्जी है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डू नॉट ओवरस्टेट योर इनकम एंड एसेट्स। अपने इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो। ठीक है, और इसी तरह डू नॉट अंडरस्टेट योर लाइबिलिटी एंड इन एक्सपेंसेस। अपनी लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट यानी कि कम करके नहीं दिखाओ। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है कि हम 1 लाख के रिसीवेबल जिनका हमें पता है कि हमें पूरे नहीं मिलने वाले, हम उनको फिर भी लिख के बैठे हुए हैं कि सर 1 लाख का 1 लाख मिल जाएगा। तो ये गलत बात है। ठीक है, अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ इस टॉपिक में आपको बड़े मज़ेदार से कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, आपको रियल लाइफ प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं कि आपके प्रॉफिट्स किस तरह वर्क करते हैं। हम बहुत सारी डबल एंट्रीज करेंगे इस चैप्टर में, ताकि आपको एक एक स्टेप से समझ आए कि पहले आपने ये किया, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। और सबसे अच्छी बात, चैप्टर एंड पे आपको एक ऐसा टोटका लिख के दिया जाएगा कि आप, हाँ, हर सवाल, आपका हर सवाल उससे सॉल्व होगा। ठीक है, आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि आप कह सको कि सर मेरा इससे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये मेरे से एग्जामिनर ने सवाल पूछा था और मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है जी, सो अब एक और चीज कि आपके पास ना लॉसेस होते हैं, बिजनेस के पास लॉसेस होते हैं, और लॉस आपके दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं इररिकवरेबल या बैड डेट, और दूसरा होता है अलाउंस। आपके पास दो तरह के लॉसेस होते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अब आपके बैड डेट क्या होता है? सर बैड डेट में हमें पता होता है कि हमारी 100% ऑफ द अमाउंट चली गई है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और अलाउंसेज में ना, ये हमारा एक एस्टीमेट होता है। हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि सर हमारे 50,000 के रिसीवेबल होते हैं, बट हमारे पुरानी पास्ट प्रैक्टिस कहती है कि हमें 50,000 में से ना 10,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, लोग भाग जाएंगे। हमारा पुराना रिकॉर्ड, पिछले सालों का रिकॉर्ड कहता है कि हर साल यही होता है कि 50,000 के या 10 जितने भी रिसीवेबल होते हैं उनमें से 10% लोग भाग जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जी हमारा एस्टीमेट है कि इस बार भी 10% लोग भाग जाएंगे। तो एक तो हो गया ये वाला लॉस बिजनेस का, अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल का, और दूसरा इररिकवरेबल लॉस, जहां से आपको पता है कि इन्होंने पैसे देने ही नहीं है, देने ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका इररिकवरेबल वाला है, इसे आप कह सकते हो डेड, कि भाई ये बंदा मर गया, ऑलरेडी गॉन, कि ये तो बंदा ही मर गया। ठीक है, क्या करें इसका? दूसरा अलाउंस, अलाउंस को आप क्या कह सकते हो? सर हम इसे कह सकते हैं सिक, ये बंदा बीमार है।
ठीक हो जाएगा, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक ना हो, ठीक है। तो ये बीमार है, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता ना हो। और इसी तरह जो इरिकवरेबल है वो तो बंदा ही मर गया ना, उसका क्या करें, ठीक है। तो इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस में क्या होता है, बिजनेस में ना कुछ लोग आपसे कुछ लोग आपसे चीजें लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं, या तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, खुद बैंकरप्ट हो गए, फिर भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, या वो भाग गए, फिर भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले, या आपके पास आपके ऊपर एक लीगल पेनल्टी लग गई कि भाई अब ये आपको बंदा पैसे नहीं देगा, ठीक है, अब ये बंदा आपको पैसे नहीं देगा, तो तब भी आपके इरिकवरेबल डेट हो जाते हैं और ये आपका कंफर्म लॉस होता है। 100% ऑफ द अमाउंट इज योर लॉस, ठीक है, आप अपना लॉस बुक कर लेते हो। बट अलाउंस में क्या होता है, अलाउंस में हमें कंफर्मेशन नहीं होती, हमें 100% कंफर्म नहीं है कि ये बंदा पैसे देगा, और हमें 100% कंफर्म नहीं है कि ये बंदा पैसे नहीं देगा। तो इसमें एक शक होता है कि हो सकता है वो बंदा पैसे दे दे, हो सकता है ना दे, लेकिन हमें फिर भी इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इवन इफ द कस्टमर हैज नॉट बीन डिफॉल्टेड येट, एक्सपीरियंस टेल्स अस, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि सर ये लोग पैसे नहीं देंगे, ये 10% लोग पैसे नहीं देते, तो इसको कुछ करो, हमें अपनी बुक्स गलत नहीं शो करवानी, हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है जी। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर देने के लिए हमें इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल के खर्चे हैं, जिस साल की इनकम कमाई है, उसी साल के खर्चे भी रिकॉर्ड करो। यानी कि आप क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर एज दे आर रिलेटेड टू इनकम, कि जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो इस साल के अगर हमने सेल्स की है, इस साल की अगर हमने सेल्स की है, तो सेल्स पर होने वाला जो लॉस है वो भी हमें इसी साल बुक करना है, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो वो बंदा भागा ही नहीं है, हमें तो एस्टिमेट है कि सर हो सकता है वो भाग जाए, हो सकता है ना भागे, और अगर वो ना भागा सर उसकी भी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, अगर वो ना भागा तो फिर उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर वो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्यों रिकॉर्ड करें, तो ये बात गलत हो जाएगी। इवन रिस्क इज रिकॉर्डेड, हमें रिस्क भी रिकॉर्ड करना होता है कि कल को अगर हमारा शेयर होल्डर कहे कि भाई तुझे नहीं पता था, तुझे अंधा था, वो बंदा बैंकरप्ट हो गया है, ओ सॉरी वो बंदा भाग गया है, या वो आपको पता है कि आपकी पुरानी प्रैक्टिस कहती है कि भाई ये लोग पैसे नहीं देते, तो फिर भी तुम लिख के बैठे हुए हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे सर, इस चैप्टर में पहले हम इररिकवरेबल डेट पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी डबल एंट्रीज क्या होती है, वो किस तरह चलते हैं। देन फिर हम देखेंगे अपने अलाउंसेस कि अलाउंसेस किस तरह चलते हैं। देन एंड पर हम एक क्वेश्चंस देखेंगे कि आपको सवाल किस तरह आते हैं और आपको उसको किस तरह हैंडल करना है, तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है जी। सो बाय द एंड ऑफ द क्लास हम क्या कह सकते हैं जी, दिस टॉपिक विल गो फ्रॉम कंफ्यूजिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट एंड टॉप स्कोरिंग एरिया ऑफ योर एग्जाम, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, इररिकवरेबल डेट एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। देखो पहला दो पोर्शन में हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इररिकवरेबल डेट क्या होते हैं, इररिकवरेबल डेट्स आपके क्या होते हैं। अच्छा, इरिकवरेबल डेट में सर ये कि आप ना एक B2B बिजनेस हो, B2B बिजनेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, सॉरी B2C नॉट B2B, वेट, B2C, ठीक है। आप एक B2C बिजनेस चला रहे हो, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। आप एक जगह से चीज खरीदते हो और फिर उसको अपने पास रखते हो और देन फिर अपने कस्टमर को बेच देते हो, ठीक है। आप जिससे खरीदोगे वो आपका सप्लायर है, ठीक है, और आपने उसको पे करना है तो वो आपका पेएबल होता है। इसी तरह आप जिसको बेचते हो वो आपका कस्टमर होता है और उससे आपने पैसे लेने हैं। सर यहां पर आके डाउट क्रिएट होता है, सर यहां पे आके जिस लोगों से हमने पैसा लेना है ना, ये जिसको हमने देना है उसको तो देना ही है, वो तो हमारे गले में हाथ डाल के ले लेगा, क्योंकि हम बिजनेस है, हम तो एक लीगल एंटिटी है, हम एग्जिस्ट करते हैं, वो हम पे केस कर देगा। लेकिन कस्टमर जिनको हम बेच रहे हैं सर वो लीगल एंटिटी नहीं है, वो कोई बंदा आया है रैंडम हमारे पास लेके चला गया है, वो हमें नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें फिर कुछ करना है ना, ठीक है। लीगली तो हम एक्शन लेंगे लेंगे, लेकिन हमें अपनी अकाउंट्स में भी तो कुछ देखना है। देखो जब आप बिजनेस में ना क्रेडिट सेल्स करते हो, जब आप बिजनेस में क्रेडिट सेल्स करते हो तो आपके पास एक रिस्क राइज होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। जब आप बिजनेस में सेल्स करते हो उधार पर तो आपके पास एक रिस्क राइज होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है कि रिस्क ऑफ स्लो पेमेंट, कि आपको लोग थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में करके पेमेंट दे रहे हैं। और दूसरा होता है रिस्क ऑफ नो पेमेंट, कि आपको लोग पैसे दे ही नहीं रहे, आपने लोगों को उधार सामान दिया, लोगों ने आपको आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट की या लोगों ने आपको पैसा ही नहीं दिया, ठीक है। और रिस्क ऑफ नो पेमेंट में क्या होता है सर, रिस्क ऑफ नो पेमेंट में होता है इंसॉल्वेंसी या बैंक, कि जो अगला बंदा बैंक हो गया, आपने उसको सामान बेचा, वो बैंक हो गया कुछ अर्से के बाद, अब वो आपको पैसे नहीं दे ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं, ठीक है।
या डिसीज, या वो बंदा ही मर गया, या फ्रॉड, या वो बंदा आपके पास फ्रॉड कर गया। रिस्क ऑफ नो पेमेंट में क्या है कि 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो बंदा बैंकक्रप्ट हो गया, या वो बंदा मर गया, या वो आपके साथ फ्रॉड कर गया। ठीक है, तो सर हमें इस चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने कस्टमर्स को भी यही देख के देना होता है सामान, कि आया ये कस्टमर इस काबिल है कि हम इसको सामान दें और कल को ये हमें पैसे दे सके। ठीक है, नॉर्मली तो जो होता है हमारी जो सेल्स होती हैं वो सर वो तो हमारी कैश पर होती हैं। नॉर्मली जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारी कैश पर होती हैं, लेकिन क्रेडिट सेल्स हमारी फिर उधार पर होती हैं। तो जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो हमारी कैश पर ही होती हैं। अच्छा, बट मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बताई है कि बिजनेस की दुनिया ना हमेशा उधार पर चलती है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो हमेशा उधार पर करते हैं, वो कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते। ठीक है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को कम किया जाए। ठीक है, तो रिस्क को कम करने की वजह से हम देखते हैं जी कि हम क्या करेंगे। अब देखो फ़र्ज़ करो, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देखनी पड़ेगी। देखो जिन लोगों को आप पैसा देते हो वो आपके रिसीवेबल होते हैं। तो अगर किसी बंदे को सॉरी गुड्स देते हो तो आपके रिसीवेबल होते हैं। अब गुड्स आपने बेची हैं तो आप क्या एंट्री करते हो? डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स। और अगर जब वो पैसे दे देगा तो डेबिट कैश, क्रेडिट रिसीवेबल। लेकिन अगर वो पैसा ना दे के जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? और अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया कि वो नहीं दे के जाएगा और वो दे गया, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको एंट्रीज के साथ। देखो आज है डेट जी 1 जनवरी। 1 जनवरी है, हमने एक बंदे को 8,000 रुपए की सेल्स की हैं उधार पर। तो हम एंट्री क्या करते हैं? डेबिट रिसीवेबल्स 8,000 रुपए से और क्रेडिट सेल्स 8,000 रुपए से। आज हमने सेल्स कर दी हैं। 6 महीने के बाद उस बंदे ने पैसे देने हैं और अगर वो हमें पैसे दे दिया, अगर उसने पैसे दे दिए तो हम क्या करेंगे? डेबिट कैश 8,000 रुपए और क्रेडिट रिसीवेबल 8,000 रुपए। सर ये तो नॉर्मल चल रहा है ना? ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा पैसे ना दे, इफ नो पेमेंट रिसीव, अगर वो बंदा पैसे ही ना दे तो क्या करें? ठीक है, तो सर अब हमें अपना खर्चा बुक करना है। खर्चा किस तरह बुक करना है इसको ध्यान से देखिएगा। हम करेंगे सर डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस 8,000 रुपए का, और रिसीवेबल आपके क्रेडिट के। भाई रिसीवेबल में तो आपको पैसे देने नहीं है, इसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट करो रिसीवेबल और डेबिट कर दो एक्सपेंस, रिकॉर्ड कर दो इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। अब ये खर्चा है, एक्सपेंसेस आपके कहाँ जाते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, और रिसीवेबल आपके कहाँ होते हैं? एसओएफपी में। तो अपने एसओएफपी में जाके अपने रिसीवेबल को डिक्रीज कर देते हो अगर आपको वो बंदा पैसे ना दे। सिनेरियो देखो कि आपने एक सेल की, वो बंदा हो सकता है पैसे दे दे, तो आपने एंट्री कर ली डेबिट कैश क्रेडिट सॉरी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, आपने एंट्री कर ली और उसके बाद वो पैसे दे गया, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल। लेकिन फर्ज करो वो पैसे नहीं दे के गया, तो सर फिर ये एंट्री होगी डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और क्रेडिट आपके रिसीवेबल्स। ठीक है जी, देन हमने तो कर दी ये एंट्री भाई, लेकिन हुआ क्या? इफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम रिटर्न ऑफ, कि भाई वो 8-9 महीने बाद वापस आया कि यार सॉरी यार मेरा ना ये सीन हो गया था, मैं ये हो गया था, वो हो गया था, मैं बैंकक्रप्ट हो गया था, तो आज ना मैं वो बहुत अच्छा बंदा है, आज ना मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करें? सर हमने जो काम किया था उसको रिवर्स करना है। सर एक तो वो हमें कैश दे के जाएगा, डेबिट कैश कितनी अमाउंट? सर 8,000 रुपए। कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, अभी हम 8,000 ही कंज्यूम करते हैं, वो सारे पैसे दे गया हमें। डेबिट कैश 8,000 रुपए और क्रेडिट क्या हो जाएगी सर? आपके इररिकवरेबल डेट्स, जो आपने डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अपने एक्सपेंस को कम कर दो, क्रेडिट कर दो। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपकी जो एसपीएल की चीज़ें होती हैं वो डेबिट पर डिक्रीज करती हैं, एसपीएल आपकी डेबिट पर डिक्रीज करती है, यानी कि आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज होते हैं डेबिट से। और क्रेडिट कोई भी चीज़ होती है आपकी एसपीएल में तो उससे क्या होता है सर? आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाते हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाते हैं। एसपीएल में चीज़ें क्रेडिट जो होती हैं वो आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है जी, तो ये था सिनेरियो। सर हमने एक बंदे को सेल की, हमने एक बंदे को उधार पर सेल की, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अगर वो पैसे दे गया तो डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल, लेकिन अगर वो पैसे ना दे के गया तो डेबिट इररिकवरेबल डेट और क्रेडिट रिसीवेबल। इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस ये आपका पीएनएल में चार्ज हो जाएगा और जो आपके रिसीवेबल जाके डिक्रीज कर देंगे, आपके एसएफपी में रिसीवेबल को डिक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर इस सब के बावजूद वो पैसे दे गया, कुछ अर्से बाद वो वापस आया और पैसे दे गया, तो सर हम क्या करेंगे? डेबिट कैश और क्रेडिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। ठीक है, हम अपना कैश रिकॉर्ड कर लेंगे, हम अपना एसेट बढ़ा लेंगे और अपने इररिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अपने पीएनएल में से कम कर देंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह क्या होगा? आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे आपके एसपीएल में। सो ये था जी आपका टोटल इररिकवरेबल डेट, क्या आपके इररिकवरेबल डेट्स चलते किस तरह है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड पे जाके हम एक ऐसी छोटी सी एडजस्टमेंट लिखेंगे कि जिससे आपके सारे के सारे सवाल सॉल्व होंगे टोटली। बस आपको अभी फिलहाल क्या करना है?
आपको ये एंट्रीज देखनी है कि सर ये एंट्रीज चल किस तरह रही हैं। सवाल में पेपर में ना आपको वो इसी तरह एक घूमती फिरती एंट्री बताएगा अब, ठीक है। अब वो आपके पुराने एग्जाम नहीं रहे तो थोड़े से आप एडवांस हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो हो गया इररिकवरेबल डेट, दूसरा आ जाओ जी अलाउंसेस, सेकंड पोर्शन ऑफ योर चैप्टर, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। कि आपको एक पैसे आने वाले हैं, आपको आपको उस पर डाउट है, तो आप सर क्या करो, सर एक अलाउंस रिकॉर्ड कर लो। सर अलाउंस क्या होता है? एक किस्म का आपका लॉस होता है, एक आपका बिजनेस का खर्चा होता है, आप इसको एज अ खर्चा रिकॉर्ड कर लो, एक एस्टिमेटेड खर्चा। क्या आपको हो सकता है इतने लोग पैसे ना दें, आपकी पास प्रैक्टिस कहती है कि इतने लोग पैसे नहीं देते। तो लेट्स एज्यूम आज 1 जनवरी 2024 है और आप सेल करते हो उधार पर, तो डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स 8,000 रुपए की, ठीक है जी। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है दरमियान में। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे नहीं रुको। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। आपके एसेट्स और इनकम कभी भी ओवरस्टेट नहीं शो होनी चाहिए, ज्यादा नहीं शो करवानी। और इनकम आप सॉरी लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। और आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, आपने लोगों के पैसे देने हैं, वो कभी भी कम शो ना करवाओ, ठीक है जी। तो इनकम को बढ़ा के नहीं दिखाना और एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज को कम करके नहीं दिखाना, ठीक है जी। तो सर अगर हम अपने रिसीवेबल जो हमें आने वाले हैं और हमें डाउट हो रहा है, तो हम इस रिस्क को भी हम इसको रिस्क को भी एज्यूम करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। ताकि कल को हम पर कोई ब्लेम ना आए, हमारा शेयर होल्डर कल को हमको ना ब्लेम करे कि भाई तुझे पता था कि तेरे हर साल यही होता है कि साल के एंड पर लोग तुझे सारे पैसे नहीं देते, लेकिन फिर भी तूने यही किया कि सारे के सारे पैसे रिकॉर्ड कर लिए। तो ये गलत किया, तो ये गलती तुम्हारी है। तो इस गलती का ब्लेम लेने से पहले पहले हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स रिज्यूम, ईयर एंड हुआ, 31 दिसंबर 2024 आ गया, आपके रिसीवेबल थे 50,000 रुपए के, आपके रिसीवेबल थे 50,000 रुपए के, और आपकी पास्ट प्रैक्टिस कहती है कि 5% रिसीवेबल, 5% आर नॉट श्योर टू रिसीव, कि आपके 5% रिसीवेबल आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको श्योर नहीं है कि नहीं मिलेंगे, एक तो बात होती है कि आपको मिलेंगे ही नहीं, वो तो इररिकवरेबल डेट हो गया। एक अब क्या हो रहा है कि हमें श्योर नहीं है, कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो सर हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि आप इसकी एडजस्टमेंट करो। सर किस तरह एडजस्टमेंट करो? सर हमें पता है कि हमारे 50,000 का, हमारे 50,000 रुपए का, हमारे इस 50,000 का 5% हमें नहीं मिलने वाला। तो सर 50,000 का 5% लिया, हमें पता चला कि हमें 50,000 में से ना 2,500 रुपये नहीं मिलेगा। अब इस 2,500 रुपये की कोई एडजस्टमेंट तो करें सर, इस 2,500 रुपये को कुछ तो करें। सर क्या करें? सर इसकी एंट्री करो, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, रिकॉर्ड अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो, और क्रेडिट अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल, अपने अलाउंस क्रिएट कर लो। कितनी अमाउंट के? 2,500 रुपए की अमाउंट के अपने अलाउंसेस क्रिएट कर लो, 2,500 रुपए की अपनी अमाउंट के अलाउंसेस क्रिएट कर लो। अच्छा, अब इसमें ये क्या हुआ, आपने 2,500 रुपए की ये कर दिए, अब ये कर दिए। सर इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है? सर ये जो इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस वाली एंट्री है, ये कहाँ जा रही है? सर ये आपकी जाती 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 सर आपकी पीएनएल में चली गई, आपकी पीएनएल में रिकॉर्ड होगी एक्सपेंस के तौर पर। एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया 2,500 रुपए। तो यही तो हम करना चाह रहे थे कि ये जो पैसे हमें डाउट कर रहे हैं, इनका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। अगर बाद में ना हुआ तो रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। रिवर्स किस तरह करेंगे वो भी देखते हैं। देन क्रेडिट अलाउंसेस, अलाउंसेस से क्या हुआ सर? अलाउंसेस आपके एसओएफपी में जाते हैं, अलाउंसेस आपके एसओएफपी में जाते हैं, और क्या करते हैं, आपके टोटल रिसीवेबल कितने थे? सर 50,000 रुपए मेरे टोटल रिसीवेबल थे, और मैंने अलाउंस कितने क्रिएट किया? 2,500 रुपए के। अब मेरे रिसीवेबल कितने रह गए हैं? 47,500। अब मेरे रिसीवेबल 50,000 के नहीं है, मेरे रिसीवेबल कितने रह गए हैं सर? 47,500 रुपीज के आपके रिसीवेबल रह गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये वाली एंट्री आपके अकाउंट्स को हिट करती है, वो एसपीएल में जाती है और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाती है, एसओएफपी में जाती है और आपके रिसीवेबल को कम कर देती है, ठीक है जी। तो ये है जी आपका अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। अब ये भी हो सकता है अलाउंस बढ़ जाए, अलाउंस कम भी हो सकते हैं, आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आपका अंदाजा ठीक है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है आपका अंदाजा ज्यादा हो, जैसे अगले साल का दिन आया 1 जनवरी 2025 आया, आपके अलाउंसेस डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन अलाउंसेस हुआ, आपके अलाउंसेस डिक्रीज हो गए, ठीक है। आपने जो अंदाजा लगाया था वो गलत था, आपके अलाउंसेस डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज इन अलाउंसेस की एंट्री क्या होगी? सर रिवर्स कर दो एंट्री। तो पहले क्या करते थे? डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, क्रेडिट अलाउंसेस, उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो, डेबिट अलाउंसेस
₹1000 से, और क्रेडिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। तो सर इसको हम टी अकाउंट में किस तरह लिखें? देखो आपका ओपनिंग बैलेंस था अलाउंस का ₹2500। अलाउंस की नेचर क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड पे हमने ₹2500 लिख लिया। अब आपका डिक्रीज आया अलाउंस में, अलाउंस डिक्रीज हो गए, तो अलाउंसेस की डेबिट साइड पे रिकवरेबल डेट एक्सपेंस कितना सर? ₹1000 का डिक्रीज इन अलाउंस आया, ₹1000 का डिक्रीज इन अलाउंस आया, डिक्रीज अलाउंस। ठीक है, तो आपका कैरी डाउन क्या बचा? आपका कैरी डाउन क्या बचा? कैरी डाउन बचा सर 2500, और हमारा कैरी डाउन बचा 1500 रुपए। अब आपके अलाउंसेस कितने हैं सर? 1500 रुपए के, नॉट के आपके 2500 रुपए के अलाउंस नहीं है, आपका डिक्रीज इन अलाउंस हो गया ₹1000 से। ठीक है, और अगर इसी तरह आपका एक बार फिर अंदाजा गलत होता है, आपके अलाउंसेस थे 2500 रुपए के, आपने कहा था 2500 रुपए लोग नहीं देंगे, लेकिन आपका अंदाजा गलत हुआ, इंक्रीज इन अलाउंस आ गया, अलाउंस और इंक्रीज हो गया सर, हमें और डाउट हो गया कि अब ये तो सर 2500 नहीं, अब लग रहा है और भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर और भी जाने वाले हैं तो फिर एंट्री पास करो। सर जब जाने वाले होते हैं तब एंट्री क्या होती है? डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, और क्रेडिट आपकी अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। तो यही एंट्री, इंक्रीज की भी यही एंट्री है आपके, जब जब बढ़ते हैं तो एंट्री सेम होती है। हाँ, सिर्फ डिक्रीज की एंट्री उल्ट होती है, इंक्रीज की एंट्री सेम होती है। कैसे? डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस ₹1000 से, हम फर्ज करते हैं हमारे ₹1000 के अलाउंसेस और बढ़ गए, और क्रेडिट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो अब इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? आपके अलाउंसेस थे ₹2500 के, इंक्रीज इन अलाउंस, तो अलाउंस की क्रेडिट साइड पे आएगा, अलाउंस की क्रेडिट साइड पे इंक्रीज इन अलाउंस आएगा, कितने अमाउंट से? ₹1000 की अमाउंट से। तो सर आपका कैरी डाउन कितना बचा? आपका कैरी डाउन कितना बचा? आपका कैरी डाउन बचा जी ₹3500। अब आपका कैरी डाउन कितना हो गया? आपके अलाउंस इंक्रीज हुए और आपका कैरी डाउन कितना हो गया? ₹3500 आपका कैरी डाउन हो गया। ठीक है जी, तो ये होता है आपका इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री। डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री भी देख ली और इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री भी देख ली। तो दिस इज योर होल इररिकवरेबल डेट एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल कॉन्सेप्ट, कि ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं सवालों की तरफ। सर इसके सवाल कैसे सॉल्व हो गए? तो आओ जी, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो, सवाल आपको दो तरह का आता है। अलाउंसेस के सवाल आपको और इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस के सवाल आपको दो तरह से आते हैं। पहला सवाल वो पूछता है कि सर व्हाट वाज द चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, के प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल देखो, चार्ज का मतलब होता है खर्चा, कितना खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अलाउंसेस आपका खर्चा है, इररिकवरेबल डेट आपका खर्चा है, तो आपका कितना खर्चा आपके एसपीएल में जाएगा। पहला सवाल ये होता है। और दूसरा सवाल होता है व्हाट वाज द चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना खर्चा, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना खर्चा जाता है। एक सवाल आता है कि आपका एसपीएल में कितना खर्चा जाएगा, और दूसरा सवाल आता है कि आपका एसओएफपी में कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, आपकी एसओएफपी कितनी कम हो रही है। तो पहला देखते हैं कि आपको पहले सवाल का आंसर किस तरह करना है। अगर आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और एंड पे इसने लिखा है व्हाट वाज द चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो चुप करके ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। पहला, रिटर्न ऑफ, पहले उठाओ अपने रिटर्न ऑफ, सवाल में रिटर्न ऑफ दिए होंगे, रिटर्न ऑफ उठाओ, उसमें इंक्रीज अगर हो रहा है अलाउंसेज में तो ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो लेस कर दो। इंक्रीज और डिक्रीज से क्या हो रहा है? इंक्रीज से आपका खर्चा और बढ़ जाएगा, डिक्रीज से अपना खर्चा और कम हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना होता है कि इंक्रीज अगर अलाउंसेज में, इधर लिख देता हूं साथ अलाउंसेज, अगर अलाउंसेज में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, ठीक है, अगर इंक्रीज आया तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा तो लिख लो, और अगर कम आया, डिक्रीज इन अलाउंस हुआ तो कम कर लो। और इसी तरह रिटर्न ऑफ रिकवर्ड, अगर आपके जो आपके पैसे रिटर्न ऑफ थे, अगर आपके कुछ पैसे आपने रिटर्न ऑफ कर दिए थे कि सर ये लोग हमें पैसे देने वाले नहीं देने वाले, और बाद में उन्होंने जाके आपको पैसे दे दिए, तो हम क्या करेंगे सर, इसको भी हम अपना लेस कर देंगे, क्योंकि ये भी आपकी एक किस्म की इनकम आ गई है। ठीक है, आपकी एक किस्म की इनकम आ गई है, तो ये भी आपके चार्ज को, आपके एसपीएल के चार्ज को कम कर देती है। ठीक है, 3 काम करने हैं। पहला, जब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आए, वो कहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ज बताओ, तो चुप करके आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद करो और रिटर्न ऑफ उठाओ। दूसरा, इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस, वो उसने दिया होगा, ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग दिया होगा, आपने देखना है कि इंक्रीज हो रहा है साल के एंड पे जाके या डिक्रीज हो रहा है, तो जितना इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर दो, जितना डिक्रीज हुआ उसको लेस कर दो रिटर्न ऑफ में। ठीक है, अब थर्ड चीज क्या करनी है आपको, रिटर्न ऑफ रिकवर्ड।
जितने आपको पैसे आपने पिछले सालों में राइट ऑफ कर दिए थे वो फिर मिल गए, ठीक है, तो चार्ज आपका कम हो जाएगा, तो इस वजह से आप उसको भी डिक्रीज कर दोगे, आप उसको माइनस कर दोगे। तो सर ये जो आपके पास पीछे बचेगा, इन सबको सम अप करने के बाद आपके पास ये जो बचने वाला है, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। बस ये आपका आंसर है, आपका एसपीएल का यही आंसर है टोटल, ठीक है जी। अब दूसरा, व्हाट वाज द चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो ही सवाल आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चार्ज आएगा? सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ज बड़ा प्यारा है सर, सीधा सीधा लिखना है आपने। अपने एक बात याद रखो, आपने हमेशा ना अपने नेट ऑफ रिसीवेबल लेने होते हैं, नेट रिसीवेबल अपनी बुक्स में शो करवाने होते हैं कि आपको नेट में इतने पैसे मिलने वाले हैं। आपके मिलने तो इतने थे, लेकिन उसमें से कुछ खर्चा मर्चा और ये कुछ हो जाएगा, या अलाउंस क्रिएट हो जाएगा, रिकवरेबल डाटा एक्सपेंस हो जाएगा, तो टोटल में इतने मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा नेट रिसीवेबल अपने लिखने होते हैं अपनी बुक्स में। तो सर जब भी एसओएफपी का सवाल आए, आंखें बंद करो, दो काम करने हैं। पहला, क्लोजिंग रिसीवेबल उठाओ, क्लोजिंग रिसीवेबल उठाओ और उसमें से क्लोजिंग अलाउंसेज अपने लेस कर दो, तो आपके पास जो आंसर बचेगा, दिस इज योर होल आंसर ऑफ नेट रिसीवेबल, यही आपके नेट रिसीवेबल है, तो यही आपको आंसर करना है इसका, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल। एसएफपी का चार्ज है, आंखें बंद करो, क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग अलाउंसेज, और आपका आंसर आ गया। एसपीएल का चार्ज है रिटर्न ऑफ इंक्रीज इन अलाउंसेज एट डिक्रीज इन अलाउंसेज लेस, और आपकी रिकवरी अगर हो जाए तो वो भी लेस हो जाती है, ना हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपका आंसर आ जाता है एसपीएल का। अब एसओएफपी में सर आप क्लोजिंग रिसीवेबल कहां से लाओगे, क्लोजिंग अलाउंसेस कहां से लाओगे? सर वो आपके तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो। दिस इज योर रिसीवेबल का अकाउंट, ये आपका रिसीवेबल का अकाउंट है, टी अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है रिसीवेबल एसेट होता है डेबिट साइड पे, क्लोजिंग आपका क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट सेल, आप ये बात याद रखनी है, रिसीवेबल में ना वो आपको कैश सेल भी दे देता है। रिसीवेबल हमेशा क्रेडिट सेल से क्रिएट होते हैं, कभी कैश सेल से रिसीवेबल क्रिएट हो ही नहीं सकते सर, वो पैसे ही देगा तो किस चीज़ के रिसीवेबल, ठीक है। तो रिसीवेबल आ जाएगी, कैश रिसीट आपका क्रेडिट साइड पे, रिटर्न ऑफ खर्चा हुआ, फिर रिसीवेबल कम हुए, कॉन्ट्रा हुआ, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल, तो ये भी आपका खर्चा हुआ, रिकवरी हो गई, तो ये आपके रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये 5 से 6 एडजस्टमेंट आपको करनी है, तो आपके पास क्या बचेगा सर? आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा, यही क्लोजिंग बैलेंस उठाना है और यहाँ के लिख देना है, ठीक है। इसी तरह अब अलाउंसेज, अलाउंसेज का आपके पास कॉलम दिया हुआ है, अलाउंसेज का आपके पास टी अकाउंट दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, अभी भी हम ऊपर भी देख रहे थे। ओपनिंग बैलेंस आपका किस साइड पे आता है? सर आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्योंकि नेचर इसकी क्रेडिट नेचर होती है, तो इस वजह से ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग डेबिट। देन इंक्रीज इन अलाउंस आया तो डेबिट साइड इंक्रीज होती है, और डिक्रीज इन अलाउंस आया तो क्रेडिट साइड। तो आपको बस इनको बराबर करना है, जिन इनमें से कोई एक आंसर, सॉरी इनमें से आपका कैरी डाउन आपने निकालना है, तो आपके पास ये कैरी डाउन जो बचेगा, इस कैरी डाउन को क्या करो, इस कैरी डाउन को उठाओ और यहाँ के लिख दो, ठीक है, क्लोजिंग रिसीवेबल में। तो इस तरह आपका क्लोजिंग रिसीवेबल निकल आता है। एक बार और ध्यान से सुनो, दोबारा एक बार सम अप करके बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। आपको दो तरह से सवाल आएगा, वो क्या क्लोजिंग रिसीवेबल बताओ, सॉरी आपको एसओएफपी का चार्ज बताओ या एसपीएल का चार्ज बताओ। तो अगर एसपीएल का चार्ज आता है, आंखें बंद करो, तीन काम करने हैं, राइट ऑफ उठाओ, प्लस अगर इंक्रीज इन अलाउंस हुआ तो ऐड कर दो, डिक्रीज इन अलाउंस हुआ तो लेस कर दो। तीसरा काम, सर आपकी रिकवरी अगर हो रही है तो उसको क्या करो सर, उसको भी लेस कर दो, वो आपका चार्ज। देखो हमें बताना है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कितना जा रहा है, आपकी एसपीएल में चार्ज कितना जा रहा है, आपकी एसपीएल में खर्चा कितना जा रहा है। तो अगर पिछले पैसे रिकवर हो गए तो उसने भी आपका इस साल का खर्चा कम कर दिया होगा, ठीक है। तो ये तीन काम करने हैं। देन अगर आपको एसओएफपी का चार्ज आता है, एसओएफपी के चार्ज में क्या करना है, दो काम करने हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग अलाउंसेस, क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग अलाउंसेस, बस नेट रिसीवेबल आपको जाके लिख लेने। क्लोजिंग रिसीवेबल रिसीवेबल के टी अकाउंट से निकाल लो, क्लोजिंग अलाउंसेस अलाउंसेस के अकाउंट से निकाल लो, ठीक है, अगर आपको ना दिए हों तो ये तरीका है इसको निकालने का। तो लास्ट टॉपिक, लास्ट बात करते हैं अपनी, एंड देन ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, आपके पास अलाउंसेस की भी टाइप्स होती हैं आगे, अलाउंसेस की आपके पास टाइप्स होती हैं। तो अलाउंसेस की आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जनरल अलाउंस, जनरल अलाउंस, और एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस। एक होता है जनरल अलाउंस और एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस में क्या होता है कि आपको पता है कि ये बंदा, ये फलां बंदा, मिसेस आयजा हमें ये पैसे नहीं देंगी, मिस्टर अली ये पैसे नहीं देगा, इतने पैसे नहीं देगा, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता है, हमें बंदे का नाम पता है, हमें अमाउंट भी पता है, हमें बंदे का नाम भी पता है। तो ये होता है स्पेसिफिक अलाउंस कि इस बंदे ने हमें पैसे नहीं देने, ठीक है। और एक होता है जनरल अलाउंस कि हमारा एक एस्टिमेट होता है कि 5% लोग पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो एक एस्टिमेट, जनरल अलाउंस एक एस्टिमेट होता है, और स्पेसिफिक अलाउंस में क्या होता है, आपको 100% बंदे का नाम पता होता है और पैसे पता होते हैं कि इतने पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है।
तो अब अलाउंस आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है। आपके अलाउंस की दो टाइप है। तो टोटल अलाउंस आपका किस तरह बनेगा, अगर मैं कहूँ आपका अलाउंस किस तरह बनता है, तो सर जनरल अलाउंस प्लस स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस प्लस स्पेसिफिक अलाउंस आपका टोटल अलाउंस बनता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास स्पेसिफिक की तो अमाउंट पता है, तो जनरल कहाँ से लाओगे? सर जनरल का भी आगे एक फॉर्मूला है, रिसीवेबल्स क्लोजिंग रिसीवेबल जो दिए हुए हैं सवाल में, उसमें से स्पेसिफिक अलाउंस पहले माइनस करो एंड देन फिर परसेंटेज अप्लाई करो, जो आंसर आएगा ये आपका जनरल अलाउंस होगा। एक सवाल करते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फर्ज करो आपके रिसीवेबल हैं 80,000 के, स्पेसिफिक अलाउंस है 10,000 का, जनरल अलाउंस है 2%, तो आपका टोटल अलाउंस कितना हुआ? सर टोटल अलाउंस मेरा बराबर है, टोटल अलाउंस मेरा बराबर है किस चीज़ के? दो चीज़ों के, जनरल अलाउंस के और स्पेसिफिक अलाउंस के। जनरल प्लस स्पेसिफिक, मेरा टोटल बराबर है जनरल प्लस स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक तो सर मुझे पता है मेरे 10,000 रुपये। जनरल कैसे निकालूं? सर जनरल का फॉर्मूला है रिसीवेबल 80,000 रुपये माइनस स्पेसिफिक अलाउंस 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 2%। तो ये आपका जो जो आंसर आएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो 1400 आपका आंसर आता है। तो ये 1400 आपके जनरल अलाउंसेज हैं। तो टोटल अलाउंस आपका कितना बन गया सर? 11,400 रुपये। ठीक है, तो ये आपका टोटल अलाउंस बन गया। तो अलाउंस की कितनी टाइप्स है सर? अलाउंस की दो टाइप्स हैं। अलाउंस की दो टाइप्स हैं, जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस। जनरल अलाउंस एक एस्टीमेट होता है, एक परसेंटेज होती है हमें गिवन कि सर ये परसेंटेज इतने परसेंट अलाउंस पैसे नहीं मिलने वाले। और स्पेसिफिक अलाउंस होता है कि हमें बंदे का नाम पता है, कस्टमर का पता पता है, हमें उसका अमाउंट पता है कि इतने पैसे नहीं देगा। तो ये स्पेसिफिक। अगर सवाल में इस तरह किसी का नाम लिखा आ जाए और पैसे लिखे आ जाए साथ, तो सर उसी टाइम कान खड़े कर लो कि सर ये स्पेसिफिक अलाउंस है। ठीक है। और अगर ना लिखा हो तो फिर जनरल तो है ही है। जनरल क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है, एक हमें परसेंटेज गिवन होती है। तो ये है जी आपका टोटल आपका अलाउंसेस का चैप्टर। देन अब हम इसके करेंगे किट के सवाल, और देन यू विल सी कि कितना आसान टॉपिक था आपका ये। ठीक है जी।